हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र सिंह आपका इस सेशन में सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कल मैंने एक अनाउंसमेंट, एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को दी थी कि दोस्तों रेलवे एलपी का एग्ज़ाम आप सभी को पता है कि 19-20 मार्च को है। तो उस स्थिति को देखते हुए काफ़ी स्टूडेंट्स की इंक्वायरी थी कि दोस्त सर थोड़ा क्लास करवा दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको सिंपली बात बता देता हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप ध्यान से बिल्कुल इन क्वेश्चंस को पढ़ें, अच्छे से ध्यान से मतलब कंप्लीटली पढ़ें और इन्हें जवाब देते रहें। दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो ये जो वीडियो है, जो सेशन है हमारा कंप्लीट आरएससी थ्योरी का रहेगा। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे 200। कितने? 200। 200। तो देखो 200 क्वेश्चन मैं एक वीडियो में करवा रहा हूं, तो थोड़ी स्पीड आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, मुझे भी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो इसलिए दोस्तों जुड़ जाइए सभी। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि आरआरबी टेक एएलपी 2025 में जो भी एएलपी सीबीटी 2 में 75 आपके क्वेश्चंस आएंगे। कितने आएंगे दोस्तों? 75 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। तो दोस्तों आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए नेचुरल रेफ्रिजरेशन द कूलिंग इफेक्ट अचीव्ड बाय। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ए रेफ्रिजरेशन नेचुरल रेफ्रिजरेशन, दोस्तों नेचुरल प्राकृतिक रेफ्रिजरेशन आपको उत्पन्न करना है। क्या एयर का यूज करेंगे दोस्तों? क्या आइस का यूज करेंगे? क्या रेफ्रिजरेंट बूथ एंड बी? दोस्तों आप सभी को पता है कि जो आइस होती है, क्या होती है दोस्तों? आइस होती है। इसके माध्यम से हम नेचुरल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट उत्पन्न कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फ्रिजरेट इंट्रोड्यूस द फर्स्ट सेल्फ कंटेंट यूनिट। दोस्तों फ्रिजरेट एक क्या था? एक वैज्ञानिक था, आप सभी को पता है ना। तो इसने इंट्रोड्यूस जो सेल्फ कंटेंट यूनिट था, तो कब उसने वो किया था? क्या 1913 में किया था दोस्तों? क्या 1923 में किया था? क्या 1933 में? क्या 1943 में? आप सभी को पता है कि 1913 में, 1923 में, 1933, 1943। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि 1913 में क्या था? जे एस लार्सन। कौन था दोस्तों 1913 में? जे एस लार्सन। जेएस लार्सन ने क्या किया था? वही रेफ्रिजरेटर का मतलब खोज की थी एक तरीके से। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, 1923 में क्या हुआ था? फ्रिज डेव नामक ये क्या है? कंपनी है दोस्तों। क्या है ये कंपनी है। इस कंपनी ने क्या किया था दोस्तों? एक रेफ्रिजरेटर का निर्माण किया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों क्या है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। विल्स कैरियर डिजाइंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल फॉर ए न्यू एयर कंडीशनिंग सिस्टम। दोस्तों विल्स एच कैरियर, इसमें दोस्तों एच और लगाना नहीं भूलना है। ठीक है। विल्स एच कैरियर ने ह्यूमिडिटी कंट्रोल, आर्द्रता को, किसको दोस्तों? आर्द्रता को कंट्रोल करने के लिए कौन सी एयर कंडीशनिंग सिस्टम का निर्माण कौन से सन में किया था? 1902, 1923, 1928, 1931। दोस्तों आप सभी को पता है कि 1902 में जेएस लार्सन ने क्या किया था दोस्तों? विंडो एसी का निर्माण किया था। किसका किया था दोस्तों? विंडोज एसी का निर्माण किया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इन ए आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन फर्स्ट मशीन मेड। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों आप सभी को पता है कि आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन फर्स्ट मशीन मेड। दोस्तों जो भी आपकी आर्टिफिशियल मशीन होती है, क्या रेफ्रिजरेटर होते हैं, क्या एयर कंडीशनर होते हैं, क्या आइस मशीन होती है, एयर भी, सबसे पहले जो हम फर्स्ट निर्माण करे थे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, आप सभी को पता है कि दोस्तों आइस मशीन का उपयोग निर्माण करे थे। ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। इन ए डोमेस्टिक आइस बॉक्स टाइप रेफ्रिजरेटर द आइस ब्लॉक इज कीप एट द टॉप ऑफ, बिकॉज दोस्तों कम से कम है ना, ये 10 से प्लस बार आपके गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भी आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है दोस्तों, उस रेफ्रिजरेटर में जो आइस ब्लॉक होता है, आपने देखा होगा टॉप पे होता है। किस पे होता है दोस्तों? टॉप पे। जैसे ये रेफ्रिजरेटर है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों? रेफ्रिज मतलब आइस ब्लॉक
यहाँ पे जमाते हैं। क्या कारण है? इट इज द कन्वेंशियल टू द यूजर, डिस्पोजल ऑफ द वाटर इज ईजर। ऑप्शन सी है दोस्तों, कोल्ड एयर, कोल्ड एयर कैन फ्लो डाउन टू द बर्नी इफेक्ट, नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो ठंडी वायु होती है, हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, दो कोल्ड एयर होती है वो क्या होती है? भारी होती है। ठीक है, और जो गर्म हवा होती है वो क्या होती है दोस्तों? हल्की होती है, इसलिए वो ऊपर की ओर भगती। कोई भी कंटेनर होगा, क्या होगा दोस्तों? कोई भी कंटेनर में हम कोई भी कंटेनर सोचो आप, तो ये सोचो आपका रूम है। क्या है दोस्तों? आपका रूम है। ठीक है, इस रूम में आपने देखा होगा कि दोस्तों कि जो आपका छत पंखा लगा होता है, कि जब कभी भी आप पंखे के अंदर कोई सर्विसिंग करते हैं, कभी कोई साफ करते हैं, कुछ भी करते हैं, ऊपर आपके पसीने काफी जल्दी आते हैं, बट नीचे के इस जगह हम बैठे रहते हैं तो यहाँ पे पसीने कम आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ठंडी वायु होगी ऊपर से क्या होगी? नीचे आराम से आ पाएगी। इसके लिए हमें कोई अलग से कोई यूनिट लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या होगा? नेचुरल काम करेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। द डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल मेथड आर। दोस्तों नेचुरल रेफ्रिजरेशन सिस्टम आप सभी को पता है कि आइस के माध्यम से हम इनका यूज कर सकते हैं और काफी सस्ता भी है, हर सब कुछ बढ़िया है दोस्तों। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज एक है, दे आर एक्सपेंसिव। क्या ये दोस्तों महंगे होते हैं? नहीं होते, क्योंकि सस्ते होते हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन द लोकल कंडीशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि जैसे अपन बात करें इधर हिमाचल में और जम्मू कश्मीर में बर्फ जमती है। ठीक है, पहाड़ों पे काफी बर्फ होती है, उससे हम कूलिंग इफेक्ट वहां के लिए उत्पन्न हो रहा है। क्या उस बर्फ को हम दिल्ली में लाके, लखनऊ में लाके, राजस्थान में लाके क्या हम कूलिंग इफेक्ट उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते। करेंगे तो दोस्तों वो हमें काफी महंगी पड़ेगी, और जो हमें इनपुट चाहिए ना, जो हमें रिजल्ट चाहिए, वो रिजल्ट दोस्तों हमें प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। इवोपोरेटिव रेफ्रिजरेशन इज ए मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन। दोस्तों इवोपोरेटिव रेफ्रिजरेशन एक किस प्रकार का रेफ्रिजरेशन में मेथड होता है? क्या नेचुरल होता है? क्या आर्टिफिशियल होता है? क्या बोथ ए एंड बी होता है? क्या नॉन ऑफ दी अबव होता है? तो दोस्तों जहां पे इवोपोरेटिव कूलिंग आएगी वहां पे हम क्या कहेंगे दोस्तों? एक प्रकार का नेचुरल रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। इवोपोरेटिव कूलिंग सिस्टम इज मोर इफिशिएंट इन। दोस्तों इवोपोरेटिव जो कूलिंग सिस्टम होता है उसका वो कहाँ पे मतलब सबसे ज्यादा ये काफी दक्ष माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं, या कौन से एरिया में हम इनका यूज कर सकते हैं? क्या हॉट एंड ड्राई कंडीशन में दोस्तों हम इनका यूज करते हैं? क्या हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में इनका यूज करते हैं? क्या कोल्ड एंड ह्यूमिड कंडीशन में यूज करते हैं? क्या मॉडरेटली एंड हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में यूज करते हैं? दोस्तों आप सभी को पता है कि जहां पर एवोपोरेटिव कूलिंग सिस्टम का हम यूज करेंगे वहां पे क्या होनी चाहिए? गर्मी होनी चाहिए, और ड्राई कंडीशन मतलब थोड़ा क्या होना चाहिए? सूखा होना चाहिए। ठीक है, अब बात करें कि एवोपोरेटिव कूलिंग सिस्टम मोस्टली कहाँ का? देखो नॉर्थ इंडियन में सबसे ज्यादा अपन एवोपोरेटिव कूलिंग सिस्टम का यूज करते हैं। जो भी आपके डेजर्ट कूलर आते हैं, क्या आते हैं दोस्तों? डेजर्ट कूलर आते हैं, तो इन सब में क्या होता है? इनका यूज करते हैं। तो राइट आंसर आपका ये ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, डेजर्ट बैग इज ए एग्जांपल ऑफ। दोस्तों डेजर्ट बैग इज ए एग्जांपल ऑफ नेचुरल रेफ्रिजरेशन, आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन, नॉन ऑफ दी अबव। दोस्तों डेजर्ट बैग से तात्पर्य होता है कि कोई भी आप बॉक्स लेके उसमें आइस के टुकड़े डाल दीजिए और उसके माध्यम से उसके संपर्क में कोई भी हम पदार्थ को जमा देते हैं तो हमारा नेचुरल रेफ्रिजरेशन कहलाता है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। द फर्स्ट कॉमर्शियल आइस मेकिंग मशीन वाज इन्वेंटेड। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि हर बार मतलब है ना, काफी बार एग्जाम्स में, इंस्ट्रक्टर के एग्जाम्स में भी पूछा गया है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भी आपके फर्स्ट कॉमर्शियल आइस मेकिंग मशीन है, क्या है दोस्तों? आइस मेकिंग मशीन का निर्माण कौन से सन में किया गया था? ठीक है, इन इन 1858 में, 1923 में, 1933 में, 1943 में। दोस्तों आप सभी को पता है 1834 में हमारे जेएस लार्सन ने क्या कर दी थी? रेफ्रिजरेशन की खोज कर दी थी। ठीक है, उसके बाद
सबसे पहले जो हमने मशीन बनाई थी वो कब बनाई थी दोस्तों? 1858 में बनाई थी। तो आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। शेप ऑफ द प्रोविजनल साइन इन। दोस्तों प्रोविजनल का मतलब होता है निषेधात्मक। क्या होता है दोस्तों? निषेधात्मक। ठीक, निषेधात्मक से तात्पर्य होता है दोस्तों किसी विशेष कार्य की मना करने। क्या करना है दोस्तों? किसी विशेष कार्य के लिए मना करने के लिए हम क्या करते थे? निषेधात्मक संकेत का यूज करते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे संकेत होते हैं दोस्तों। देखो क्वेश्चन जो भी है आपके पूरे इंग्लिश में है, तो काफी स्टूडेंट्स का मतलब होता है कि नहीं सर हमें तो हिंदी में चाहिए। देखो ध्यान से देखो कि मैं हिंदी में बोल के एक एक क्वेश्चन, क्या एक एक क्वेश्चन, एक एक ऑप्शन, मैं सब कुछ दोस्तों आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से देखिए कि जो निषेधात्मक संकेत होते हैं वो हमारे क्या होते हैं दोस्तों? वर्ताकार होते हैं। क्या होते हैं? वर्ताकार होते हैं। वर्ताकार में क्या होते हैं? क्रॉस बार होता है दोस्तों। क्या होता है? क्रॉस बार होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सर्कुलर अर्थात वर्ताकार होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये इनकी बात करेंगे आगे, और भी क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक इज साइन। दोस्तों जो भी आपके इलेक्ट्रिक शॉक होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पे भी 440 वोल्टेज, 11,000 वोल्टेज, एल टी एस टी, जो भी आपके हाई टेंशन लाइनें होती है वहां पे सब जगह लिखा होता है खतरा। क्या लिखा होता है दोस्तों? खतरा लिखा होता है। इस खतरा में आपने एक इंपॉर्टेंट चीज देखी होगी, या फिर जो भी मशीनरी होगी वहां पे भी लिखा होता है वार्निंग। ठीक है, रिस्क ऑल इलेक्ट्रिक शॉक, ये क्या आपके निषेधात्मक होते हैं, क्या आपके मैंडेटरी होते हैं, क्या आपके वार्निंग वाले होते हैं, क्या इंफॉर्मेशन वाले होते हैं? अब बात आती, देखो प्रोविजनल का मतलब होता है निषेधात्मक, तो निषेधात्मक तो हो नहीं सकते। मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य। अनिवार्य में वो संकेत होते हैं जो आपको मतलब एक संकेत देते हैं कि आपको चश्मा लगाना है, जूते पहनना है, ड्रेस पहनना है, कैप लगानी है, सेफ्टी शूज पहनना है। ये सब आपके क्या होते हैं? मैंडेटरी संकेत होते हैं। वार्निंग संकेत होते हैं दोस्तों कि चेतावनी दे रहा है। क्या दे रहा है दोस्तों आपको? ये चेतावनी दे रहा है। ठीक है, और जब ये चेतावनी दे रहा है दोस्तों, तो चेतावनी दे रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि चेतावनी मिल रही है। चेतावनी संकेत और कौन कौन से होते हैं? जैसे आपको पता लगा, रिस्क ऑन इलेक्ट्रिक शॉक से हो सकता है, लेजर बीम होती है। ठीक है भाई, ये भी है ही। इंफॉर्मेशन में क्या आता है दोस्तों? आप सभी को पता है कि जो भी एंट्री एग्जिट के यही फर्स्ट एंड कहाँ पे ये आपके, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट एड पॉइंट इज साइन। दोस्तों जो भी फर्स्ट एड क्या होता है आपका? प्राथमिक उपचार। क्या होता है दोस्तों आपका? प्राथमिक उपचार होता है। प्राथमिक उपचार होता है दोस्तों। प्राथमिक उपचार क्या निषेधात्मक होते हैं? नहीं होते। मैंडेटरी होते हैं? नहीं होते। वार्निंग होते हैं? नहीं होते। ये क्या होते हैं दोस्तों? हमारे इन्फॉर्मेशन टाइप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, विच इज द फैक्टर द मस्ट बी प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन फोर इनटू द कंटिन्यू टू बर्न। दोस्तों कोई भी पदार्थ मान लो या आग मान लो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है? आपके आग होती है। ठीक है, मैंने आग का चैप्टर आपको कंप्लीटली पढ़ा रखा है। आग कितने प्रकार की होती है, आग की डेफिनेशंस क्या होती है, सब चीज आपको बता रखी है। ठीक है, तो जो आग को जलाने के लिए जो आग होती है, ठीक है, किसी भी वस्तु को जलाने के लिए किस किस की रिक्वायरमेंट होती है? क्या? फ्यूल। फ्यूल क्या होता है हमारा? ईंधन होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? ईंधन होता है। ऑक्सीजन, जब तक किसी भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी कोई भी पदार्थ जलने में सहायक नहीं होगा दोस्तों। तो ये भी सही है, ये भी सही है। इग्निशन एक प्रकार की हमारी क्या होती है? हीट होती है, अर्थात उष्मा। जब तक हम किसी भी चीज को उष्मा नहीं देंगे, जब तक वो नहीं जलेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन ए क्लास ए। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है, मैं आपको मतलब खोल खोल के ऐसे बताया था, ए बी सी डी। ठीक, ए में जो भी आपके कपड़ा लकड़ी सूखे की जो भी आग होगी ए में आएगी। बी में क्या आएगी दोस्तों? जो भी फ्लेमेबल गैसें वगैरह होती है वो आपके इसमें आ जाएगी। सी में क्या आ जाएगी दोस्तों? आपकी इलेक्ट्रिक का आ जाएगा। डी में क्या हो जाएगा आपका? मेटल आ जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। इन क्लास ए में क्या? वुड,
पेपर क्लॉथ आता है, क्या फ्लेमेबल लिक्विड आते हैं, क्या फ्लेमेबल गैस आती है, क्या फ्लेमेबल मेटल्स आते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो भी क्लास ए में मोस्टली आपके कपड़े, कागज, लकड़ी, ये सभी प्रकार की आग आती है, तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों काफी इंपोर्टेंट कि इन ए क्लास बी, दोस्तों इन ए क्लास बी फायर, दोस्तों क्लास बी में कौन कौन सी आती है, क्या वुड, पेपर, क्लॉथ आते हैं दोस्तों, फ्लेमेबल लिक्विड, लिक्विडिफाइड गैस, फ्लेमेबल मेटल्स। तो आप सभी को पता है कि अभी मैंने आपको 1 मिनट पहले बताया था कि जो भी फ्लेमेबल गैस, फ्लेमेबल लिक्विड होते हैं ये काफी अलग अलग होते हैं। इसमें से एक पार्ट हमें क्या दिया है, ग्रुप सी में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है दोस्तों, ग्रुप सी में दिया हुआ है। ठीक है, जो फ्लेमेबल लिक्विड होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, फ्लेमेबल लिक्विड होते हैं, इनको किसमें डाला गया, ग्रुप बी की आग में डाला गया है। ठीक है, लिक्विडफाइड गैस के लिए हम किसका यूज करते हैं, ग्रुप सी में यूज करते हैं। फ्लेमेबल मेटल आपका ये क्या होता है दोस्तों, ग्रुप डी की आग होती है, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रुप ए हो जाएगा। तो ये सब चीज दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इन ए क्लास सी, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्लास में दोस्तों क्लास सी है, क्या वुड, पेपर, क्लॉथ का नहीं, ग्रुप ए, फ्लेमेबल लिक्विड ग्रुप बी, लिक्विडफाइड गैस एंड द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, ग्रुप सी का यूज करते हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन एक क्लास डी, दोस्तों जो भी क्लास डी, अभी आपको पता है कि अभी मैं काफी देर से बता रहा हूं, जो भी आपके फ्लेमेबल मेटल होते हैं वो आपके ग्रुप डी की टाइप के फायर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, द एबीसी ड्राई पाउडर ड्राई केमिकल चार्ज फायर एग्जीक्यूट कैन बी यूज, दोस्तों ड्राई पाउडर का यूज कहाँ करेंगे, क्लास ए के साथ कर सकते हैं, क्लास बी के, देखो क्लास ए की जो आग होती है ना दोस्तों, क्या क्लास ए की जो आग होती है हम इसे क्या कर सकते हैं, पानी से भी बुझा सकते हैं, रेत से भी बुझा सकते हैं, मतलब आराम से इजी लेवल पे घर में जो भी छोटी मोटी आग लगती है ना वो क्लास ए में आती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्या क्लास बी की आग में बुझा सकते हैं, क्या क्लास सी की, देखो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये हमारे क्या होते हैं, ड्राई केमिकल होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, ड्राई केमिकल होते हैं। तो हम मोस्टली इस प्रकार की आग को हम तीनों टाइप की आग से बुझा सकते हैं। तो मोस्टली इनमें जो यूज करते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड वाला जो भी फायर एग्जीक्यूट आता है, ड्राई पाउडर टाइप के सभी प्रकार की एबीसी में इनका यूज करते हैं दोस्तों। तो ये भी आप मेरे को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, विच टाइप ऑफ artificial respiration method must not be used for the victim and the injury of the chest and belly, दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी देखो जब कोई इलेक्ट्रिक शॉक से कोई भी मतलब इंसान के कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो हम उसे एक फर्स्ट एड उपचार देते हैं, प्राथमिक उपचार देते हैं। तो उस प्राथमिक उपचार के देते समय आप सभी को पता है कि काफी इंपॉर्टेंट, पहले तो खुद को पता होना चाहिए कौन कौन सी विधियां होती है, सिल्वर विधि, सिल्वेस्टर विधि, सेफर विधि आपकी विधियां होती है। इस विधि में एक विधि होती है जिसके अंतर्गत कभी भी कोई भी जैसे जख्मी होता है, जैसे सीने पे जब जख्मी है, ये बैग काफी जख्मी है, तो इस प्रकार की स्थिति में कभी भी हम उसमें शोषण देने की क्रिया करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो माउथ टू माउथ हमारा सबसे बेस्ट होता है। इस मेथड एक मेथड आता है वो भी हम यूज कर सकते हैं। और नेल्सन एंड आर्म लिफ्ट बैक एंड प्रेशर मेथड, ये मतलब उल्टा लेटा के उसे दबा के हम वो करें, वो मेथड हमें कभी भी यूज नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माउथ टू नोज मेथड का भी हम यूज कर सकते हैं ज्यादा स्थिति खराब हो तो दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोस्तों क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल इज केजी सेंटीमीटर स्क्वायर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। किस में पूछा गया है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। 1.033 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1 पॉइंट नहीं होगा, 14.7 नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं होगा दोस्तों, आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये चीजें हैं याद आपको रखनी पड़ेगी, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि ये ऐसे निकल जाएगी वैसे निकल जाएगी, तो इतना समय भी नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल इज एलबीएस इंच, हाँ
इंच स्क्वायर। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है आपका वायुमंडलीय दाब, और वायुमंडलीय दाब होता है उसे हम इज द एलबीएस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल इज एलबीएस इन, अच्छा पाउंड पर स्क्वायर पीएसआई। पाउंड स्क्वायर इंच में पूछ रहा है दोस्तों, ये किस में पूछ रहा है, पाउंड स्क्वायर इंच में पूछ रहा है। तो आप सभी को पता है कि जब पाउंड स्क्वायर इंच में पूछता है तो आपका 14.7 पीएसआई जी क्या होता है दोस्तों, आपका वायुमंडलीय दाब होता है। तो आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्या है दोस्तों, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल इज ए बार। दोस्तों बार में पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है दोस्तों, बार में पूछ रहा है। और जब बार में पूछता है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि 14.7 पीएसआई, क्या है दोस्तों, 14.7 पीएसआई। तो ये जो होता है हमारे किसके बराबर होता है दोस्तों, ये देखो ऑप्शन में 1.1 1325, 1.1 सॉरी 1325 के क्या होते हैं, ये बराबर होता है। ठीक, अब ऑप्शन में आपको 14.7 दे रखा है, 1.33 दे रखा है, 1.01 दे रखा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1.1 बार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, यूज्ड फॉर द मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोस्तों वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बेरोमीटर का यूज करते हैं। क्योंकि मैं हर क्लास में बताता हूं कि हाइग्रोमीटर का यूज हम किसके लिए करते हैं, आरएच मापने के लिए करते हैं। मैनोमीटर का यूज हम स्टैटिक प्रेशर के मापने के लिए करते हैं। टेकोमीटर का यूज हम किसके लिए करते हैं, आरपीएम के लिए करते हैं। तो ये सब चीज दोस्तों आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल इज इन किलो पास्कल। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इसरो डीआरडीओ सभी प्रकार के एग्जाम में 4 स्टार लगा लो दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूछ रहा है कि जो भी समुद्र तल से हमारा किलो पास्कल में बताना है, क्या 101.3 केपीए होता है, क्या 1.033 केपीए होता है, क्या 6.895 केपीए होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो आपका किलो पास्कल होता है आपका 1.013 केपीए होता है। तो राइट आंसर आपका ये ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल इज। दोस्तों एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होते हैं आपके, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होते हैं वो समुद्र का जो लेवल है वो किसको माप के किया जाता है, क्या 10 मीटर ऑफ वाटर, क्या 100 मीटर ऑफ वाटर, क्या 1 मीटर ऑफ वाटर, या नॉन ऑफ दी अबोव। ठीक है, तो दोस्तों जो भी आपके वायुमंडलीय दाब होता है वो समुद्र तल के 10 मीटर ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, इसका मापन करते हैं। तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेशर डिफरेंस ऑफ एयर कैन बी मेजर्ड बाय। दोस्तों प्रेशर डिफरेंस आपको पता करना है, क्या करना है, प्रेशर डिफरेंस का पता करना है। तो जहां पे प्रेशर डिफरेंस की बात आ जाती है, जो मैं बता रहा था अभी लास्ट वाले, स्टैटिक प्रेशर, क्या दोस्तों, स्टैटिक प्रेशर। जो स्टैटिक प्रेशर होता है दोस्तों हम किसके माध्यम से करते हैं, मैनोमीटर के माध्यम से मापते हैं। तो ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि एब्सोल्यूट प्रेशर इज। दोस्तों एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, आप सभी को पता है कि गेज प्रेशर, क्या गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के योग को एटमॉस्फेरिक एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। ये होगा नहीं होगा दोस्तों, एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस गेज प्रेशर होगा नहीं होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वैक्यूम प्रेशर होगा नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। एब्सोल्यूट प्रेशर हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं दोस्तों, परम दाब कहते हैं। ठीक है, हाँ कुछ परम दाब भी कहते हैं, कुछ क्रांतिक तापमान दाब भी कहते हैं,
बट परम दाब बेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर एट द, दोस्तों जो भी आपका स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो उसे हम कैसे मापते हैं? क्या सी लेवल के माध्यम से मापते हैं? क्या बी ऑप्शन है 1000 फीट लेवल के माध्यम से मापते हैं? क्या एनी पैलेस के माध्यम से मापते हैं? या ऑल ऑफ दी अबोव के माध्यम से मापते हैं? तो दोस्तों जो भी आपके वायुमंडलीय दाब होते हैं, बार बार पूछा जाता है कि समुद्र तल सी लेवल से कितने पे कितना मान है, किसको क्या आधार मान के हम इसका ज्ञात करेंगे, तो आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रेशर क्या है। दोस्तों प्रेशर आप सभी को पता है, फोर्स बटे एरिया ही क्या होता है आपका प्रेशर होता है। प्रेशर क्या होता है? प्रति एक इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो भी आपका दाब होता है वो आपका प्रेशर कहलाता है। ठीक है, इसकी इकाई वगैरह मैंने अच्छे से आपको बता रखा है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। पीएसआईजी, दोस्तों पीएसआईजी का पूरा नाम क्या होता है? पाउंड पर स्क्वायर इंच ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बी ऑप्शन है दोस्तों पाउंड पर स्क्वायर इंच ऑफ एक्चुअल प्रेशर, पाउंड पर स्क्वायर ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर, पाउंड पर स्क्वायर ऑफ इंच ऑफ गेजेज। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और आपको पता होना चाहिए कि पीएसआईजी क्या होता है दोस्तों। पाउंड पर स्क्वायर इंच ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर, पाउंड पर स्क्वायर ऑफ इंच ऑफ गेज। पीएसआईजी थोड़ी है, अच्छा पीएसआईजी, हाँ तो पीएसआईजी में क्या होगा दोस्तों? पाउंड पर स्क्वायर इंच ऑफ गेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पीएसआईए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएसआईए का पूरा नाम क्या होता है? पाउंड पर स्क्वायर इंच ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पाउंड पर स्क्वायर ऑफ एक्चुअल प्रेशर, पाउंड पर स्क्वायर ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर, पाउंड पर स्क्वायर ऑफ गेज। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि पीएसआईए का क्या मतलब होता है? पाउंड पर स्क्वायर इंच ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर आपका क्या होता है? राइट आंसर होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जीरो गेज प्रेशर क्रॉसपॉन्ड ऑन द एब्सोल्यूट स्केल। दोस्तों कोई भी आपका गेज होता है जब जीरो पे होता है तो उस स्थिति में एब्सोल्यूट स्केल क्या दिखाता है? 14.7 पीएस, अच्छा पाउंड पर स्क्वायर इंच, 14.4 पाउंड पर स्क्वायर इंच, 13.69 हाँ देखो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जो ए ऑप्शन है और जो डी ऑप्शन है इस पे 14.7 इंच स्क्वायर कर दिया, इसमें 13.697 एलबीएस इंच स्क्वायर कर दिया। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि कभी भी कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए कि नहीं नियर बाई है 14 के पास में है, तो ऐसा नहीं है। जो एक्चुअल है वो एक्चुअल है। 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच क्या होता है दोस्तों? आपका जीरो गेज पे जो भी आपका प्रेशर गेज होगा वो आपको रीडिंग दिखाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेगेटिव प्रेशर इज आल्सो नाउ इज। दोस्तों जो भी आपके नेगेटिव प्रेशर को आप सभी को पता है हम क्या कहते हैं दोस्तों? ऋणात्मक दाब भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऋणात्मक दाब कहते हैं। जो ऋणात्मक दाब होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। गेज प्रेशर नहीं होगा, एब्सोल्यूट नहीं होगा, एटमॉस्फेरिक भी नहीं होगा। ठीक है, कोई भी गेज होता है दोस्तों, ये आपका गेज है, ठीक है, जीरो पे शो हो रहा है, लेकिन जब हम वैक्यूम को करते हैं तो ये यहाँ तक शो होता है। ठीक है, इसकी नोब यहाँ पे होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। टाइप ऑफ बैरोमीटर इज यूज इन शिप्स एंड एरोप्लेन्स। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप ऑफ बैरोमीटर इज द यूज्ड इन शिप एंड एरोप्लेन। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो भी आपके शिप और एरोप्लेन होते हैं उसमें हम जो बैरोमीटर यूज करते हैं एंड्रॉइड बैरोमीटर का यूज करते हैं। तो ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। वैक्यूम इज नाउ इज। दोस्तों वैक्यूम क्या होता है? आप सभी को पता है कि अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो भी आपका वायुमंडलीय दाब होता है उससे क्या अधिक होगा उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो भी वायुमंडलीय दाब होगा उससे कम के दाब को हम क्या वैक्यूम कहेंगे। इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या जो भी आपका वायुमंडलीय दाब होगा उसके बराबर होगा उसे हम क्या वैक्यूम कहेंगे? नहीं। तो दोस्तों आपने देखा होगा गेज में
जब गेज को हम नॉर्मल स्थिति में रखते हैं तो 0 पे होता है। जब उसे वैक्यूम पंप के साथ करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसे हम क्या करते हैं दोस्तों, वैक्यूम की क्रिया करते हैं। तो जब वैक्यूम की क्रिया करते हैं तो जो आपकी रीडिंग नीडल होती है वो क्या होती है दोस्तों, नीचे की ओर आती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अर्थात जो भी आपके वायुमंडलीय दाब होते हैं उससे जो कम का दाब होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैक्यूम के नाम से जाने जाते हैं। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। जो भी सेशन को देख रहे हैं दोस्तों, एक बार सेशन को आप शेयर कर दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37। प्रेशर एक्सटेड बाय द एयर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कोल्ड। काफी इंपॉर्टेंट है। कोई भी मतलब जो आपकी पृथ्वी की सतह पे, धरातल पे जो एक दबाव लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों। ठीक है, हवा के अंदर क्या होता है, एक दबाव होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्या वैक्यूम प्रेशर कहते हैं, क्या गेज प्रेशर कहते हैं, क्या एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं, क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो आप सभी को पता है कि हिंदी में डेफिनेशन काफी सिंपल होती है। पृथ्वी के धरातल पे विद्यमान जो भी हमारे वायु के माध्यम से जो भी दबाव लगता है वही हमारा वायुमंडलीय दाब कहलाता है। तो वैक्यूम प्रेशर होगा, नहीं होगा, गेज प्रेशर नहीं होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं होगा, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, की बात करते हैं दोस्तों। द यूनिट ऑफ वैक्यूम इज, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि द यूनिट ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम की इकाई क्या होती है, क्या पीएसआई होती है, नहीं होती है दोस्तों, क्या माइक्रोन होती है, जी बिल्कुल, क्या किलो कैलोरी होती है, नहीं होती है, एलबीएस पाउंड भी नहीं होती। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। द गेज यूज टू मेजर ए वैक्यूम, दोस्तों निम्न में से कौन सा गेज है जिसका यूज हम वैक्यूम को मापने के लिए करते हैं। क्या प्रेशर का यूज करते हैं, क्या कंपाउंड गेज का यूज करते हैं, क्या डाई करते हैं, या वेटिंग गेज का यूज करते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि वह कौन सा गेज है जो लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर गेज तो होते हैं, बट आजकल क्या है दोस्तों, जो भी आपके मैनिफोल्ड गेज आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, मैनिफोल्ड गेज आ रहे हैं, तो आप सब गैसों के प्रेशर ज्यादा है तो उसी में क्या आते हैं आजकल आपके वैक्यूम को मापने के लिए भी क्या होता है, उसमें ऑप्शन होता है। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, ओनली जो कंपाउंड गेज होता था ना उसी के माध्यम से हम वैक्यूम ज्ञात कर सकते थे, और प्रेशर गेज में कोई भी हमारे वैक्यूम की इकाई, मतलब कोई भी वैक्यूम का लेना देना नहीं होता, लेकिन अब ऐसा होने लग गया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, द बोर्डन ट्यूब इज ए, दोस्तों जो भी आपके बोर्डन ट्यूब होती है आपको पता है कहां पे यूज करते हैं, जो भी हमारे गेज होते हैं इनमें हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, बोर्डन ट्यूब, वॉल्यूम वॉल्यूम मेजरिंग डिवाइस, डेंसिटी मेजरिंग डिवाइस, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस में इनका यूज नहीं करते हैं दोस्तों। तो यूज करते हैं बोर्डन ट्यूब का, हम दाब को मापने के लिए डिवाइस में इन बोर्डन ट्यूब का यूज करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन ए एसआई सिस्टम वैक्यूम इज मेजर्ड इन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग वैक्यूम को हम किस में मापते हैं, क्या इंच में मापते हैं, क्या एमएम में मापते हैं, क्या माइक्रोन में मापते हैं, या फिर सीएम में मापते। तो आप सभी को पता है दोस्तों हम किस में मापते हैं, माइक्रोन में मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 1 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 kg सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, 14.225 पीएसआई के बराबर होता है, क्या 14.697 पीएसआई के बराबर होता है, क्या 14.7 पीएसआई के बराबर होता है। ऑप्शन डी है दोस्तों, बी, सॉरी ये बी है। ठीक है, बी एंड सी दोनों के बराबर होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि 1 kg सेंटीमीटर, ठीक है, 1 kg जो 14.7 होता है ना दोस्तों हमारा, 1.033 kg सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये क्या दोस्तों हमारा कम है, तो कम किससे, 1 kg का पूछ रहा है, तो हमारे 14.697 पीएसआई के बराबर हो जाएगा दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 1 पास्कल बराबर, आप सभी को पता है कि 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो आप ऑप्शन को डायरेक्ट दोस्तों क्लिक करना सीखिए। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेपर एक्सेड प्रेशर इन द व्हाट डायरेक्शन। दोस्तों जो भी आपके वेपर होते हैं, क्या आउटवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों जो भी आपके वेपर होते हैं, क्या होते हैं, वेपर होते हैं, वो दाब जो लगाते हैं वो कहाँ कहाँ लगाते हैं। जैसे कोई भी कंटेनर है, ठीक है, इसमें आपने वाष्प डाल दी, ठीक है, जब इस वाष्प को आप डालते हो तो ये जो प्रेशर लगाएगा कहाँ कहाँ लगाएगा, आउटवर्ड, क्या बाहर की सतह पे भी लगाएगा, क्योंकि ये जो सतह होगी इन पे भी क्या लगाएगा दोस्तों, दाब लगाएगा। डाउनवर्ड नीचे की तरफ भी दाब, अपवर्ड ऊपर की तरफ भी दाब को लगाएगा। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, विच टाइप ऑफ बैरोमीटर इज मोस्टली यूज्ड फॉर द मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोस्तों आप सभी को पता है कि निम्न में से कौन से बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए करते हैं। क्या एंड्रॉइड बैरोमीटर का यूज कहां करते हैं दोस्तों, शिप तथा एरोप्लेन में, ठीक। मरकरी बैरोमीटर का यूज हम क्या करते हैं, मोस्टली यूज करते हैं। वाटर बैरोमीटर नहीं करते, फोटन बैरोमीटर का भी यूज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, प्रेशर इज द प्रेशर ड्यू टू द वेट ऑफ द फ्लूइड। दोस्तों जो भी आपके प्रेशर इज द प्रेशर ड्यू टू द वेट ऑफ द फ्लूइड, हाइड्रोस्टेटिक, एटमॉस्फेरिक, एब्सोल्यूट, वैक्यूम। प्रेशर इज द, दोस्तों देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी में मैं आपको बता दूं कि ये कहना चाह रहा है कि दबाव द्रव के भार के कारण होने वाला दबाव है। दबाव द्रव के भार के कारण होने वाला द्रव है। क्या एटमॉस्फेरिक होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक नहीं होगा, एब्सोल्यूट भी नहीं होगा, वैक्यूम भी नहीं होगा। जो हाइड्रोस्टेटिक होगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 1 बार बराबर कितना पीएसआईजी होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, कितना, 1 बार बराबर आपका 14.5 पीएसआईजी होता है। तो आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द बोर्डन ट्यूब इज ए मेड ऑफ। दोस्तों जो भी आपके बोर्डन ट्यूब होती है किसकी बनी होती है दोस्तों, ब्रास की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों, ब्रास की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच प्रेशर द गेज इंडिकेट एट जीरो। दोस्तों जो भी आपके गेज होते हैं वो जीरो पे कब शो होते हैं, जब वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताते हैं, तब आपका गेज क्या होता है दोस्तों, जीरो पे शो होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हीट इज ए फॉर्म ऑफ, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क, पावर, प्रेशर। दोस्तों जो भी आपकी उष्मा है वो क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। तो आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन विच डायरेक्शन डज हीट फ्लो। दोस्तों हीट का जो फ्लो होता है कौन से डायरेक्शन में होता है, अप से डाउन, फ्रॉम ए वार्म सब्सटेंस टू कोल्ड सब्सटेंस, फ्रॉम ए कोल्ड सब्सटेंस टू वार्म सब्सटेंस। दोस्तों आप सभी को पता है कि उष्मा का प्रवाह हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। तो जो उष्मा का प्रवाह होगा आपके वार्म सब्सटेंस से कोल्ड सब्सटेंस की ओर होगा दोस्तों, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, मैटर इज द सब्सटेंस दैट द एक्यूपाइज द स्पेस। कोई भी मतलब जो पदार्थ होता है वो अपना इतने स्थान घेरता है तो क्या कहलाता है दोस्तों, आपका द्रव्यमान कहलाता है। तापमान किसी वस्तु का हॉटनेस व कोल्डनेस को महसूस करना है दोस्तों, कलर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ए थर्मामीटर इज यूज टू सेंस। दोस्तों जो भी आपके थर्मामीटर होते हैं उसके द्वारा हम किसको मापते हैं, तो थर्मामीटर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आपके थर्मामीटर होते हैं इसके माध्यम से हम क्या करते हैं दोस्तों, तापमान का मापन करते हैं, ठीक है। तो थर्मामीटर के माध्यम से जो भी हम
ये करते हैं, थर्मामीटर के माध्यम से हम सेंसिबल हीट का क्या करते हैं दोस्तों, मापन करते हैं। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, एट द लोअर टेम्परेचर एंड द प्रेशर द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजन ए रेफ्रिजरेंट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न तापमान और निम्न दाब पर द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो रेफ्रिजरेंट होती है हमारी, उसका लेटेंट वेपोराइजेशन क्या बढ़ता है घटता है, रिमेन सेम रहता है, डिपेंड ऑफ द ये रहता है। तो दोस्तों द लेटेंट हीट वेपोराइजेशन क्या होता है आपका, बढ़ता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। तो ये भी पता होना चाहिए कि वीसीआर सिस्टम में ये क्रिया हमारे कहाँ पे होती है, एक्सपेंशन वाल्व में होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लेटेंट हीट केस। दोस्तों जो भी आपकी लेटेंट हीट होती है, हायर थर्मामीटर रीडिंग दिखाती है, टेम्परेचर टू राइज, चेंज टू ऑफ स्टेट, टेम्परेचर टू फेल, कि जो भी आपके लेटेंट हीट, दोस्तों लेटेंट हीट क्या होती है, पदार्थ का तापमान बदले बिना उसकी क्या कर देना दोस्तों, अवस्था को परिवर्तित कर देना। ठीक है, तो वही क्या होती है दोस्तों, आपकी लेटेंट हीट कहलाती है। तो पदार्थ की अवस्था कहाँ पे चेंज हो रही है दोस्तों, देखोगे तो आपको सी ऑप्शन दिखेगा, चेंज टू स्टेट, आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि टेम्परेचर ऑफ राइज, तो आगे आएगा क्वेश्चन, आगे देखेंगे इसको भी। इज यूज फॉर द मेजर टेम्परेचर। दोस्तों तापमान का मापन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, थर्मामीटर का यूज करते हैं। बैरोमीटर का यूज वायुमंडलीय दाब के लिए करेंगे, वायुमंडलीय दाब के लिए इनका यूज करेंगे। मोनोमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, और टेकोमीटर के द्वारा क्या करते हैं, मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्यों, थर्मामीटर स्केल आर, थर्मामीटर स्केल कौन कौन से होते हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, रैंकाइन, केल्विन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट ये नहीं है, राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपके, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। टेम्परेचर पढ़ा रखा है मैंने यूट्यूब पे भी, तो आप सभी को पता है कि टेम्परेचर की जो भी आपके टेम्परेचर होते हैं, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, केल्विन से रूमर, वो सब बदलना आपको आना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वन इज द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ 1 फ़ारेनहाइट। दोस्तों 1 पाउंड पानी का तापमान 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, बीटीयू कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बीटीयू कहते हैं। तो 59 नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बीटीयू आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, कि वन इज द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द 1 पाउंड ऑफ वाटर। दोस्तों कि 1 पाउंड, हाँ 1 पाउंड ऑफ वाटर का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा दोस्तों इसमें, है ना, ये नीचे आ गया आई थिंक, ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। कि 1 पाउंड तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को हम क्या कहते हैं दोस्तों, CHU कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, CHU कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वन ब्लैंक स्पेस इज द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 kg पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को हम क्या कहते हैं दोस्तों, 1 kg की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है दोस्तों, kg की। और जहां पे kg की बात होती है तो हम आगे क्या लगाते हैं दोस्तों, किलो लगाते हैं। क्या लगाते हैं, किलो लगाते हैं। जब किलो लगा दिया तो किलो कैलोरी भी लगा दो। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले दोस्तों थोड़ा सा एक सबके लिए एडवाइस है, कभी भी दोस्तों क्वेश्चंस को करो आप एमसीक्यू, तो हमेशा ध्यान रखना है कि धीरे धीरे क्वेश्चन करना है, ऑप्शन को काटते हुए क्वेश्चन करना है। कोई क्वेश्चन आए तो हमेशा जो टॉपिक आ जाए ना क्वेश्चन का, तो डायरेक्ट उसके ऑप्शन के ऊपर अटैक करना सीखो, कि मेरा आंसर ये है, ऑप्शन में कहाँ छुपा हुआ है उसे ढूंढने की कोशिश करो दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, वन इज द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू द राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ 1 डिग्री। हम पानी का तापमान डिग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को हम क्या कहते हैं, कैलोरी
कहते हैं, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी में केजी कर देंगे तो दोस्तों किलो कैलोरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट डज नॉट रजिस्टर ऑन ए थर्मामीटर। दोस्तों निम्न में से कौन सी हीट को हम थर्मामीटर के द्वारा नहीं माप सकते, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों कौन सी हीट होती है, देखो सेंसिबल हीट, स्पेसिफिक हीट को थर्मामीटर के द्वारा माप सकते हैं, लेकिन लेटेंट हीट को हम थर्मामीटर के द्वारा नहीं माप सकते। आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एज द टेम्परेचर फॉल्स मोलिकुलर मोशन इज। दोस्तों कि एज द टेम्परेचर फॉल्स मोलिकुलर मोशन इज डिक्रीज, इंक्रीज या नो चेंज, नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो भी देखो आपके ये होते हैं, एज द टेम्परेचर ऑफ फॉल्स मोलिकुलर मोशन इज, तो हम कह सकते हैं कि जब कोई भी पदार्थ को हम आपस में रगड़ते हैं, है ना, या कोई भी दो पदार्थ जब कोई गति करते हैं या रगड़ते हैं, तो उस स्थिति में तापमान क्या होता है दोस्तों, हमारा बढ़ता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। नहीं 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 नहीं, देखो दोस्तों क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि एज द टेम्परेचर फॉल्स द मोलिकुलर मोशन इज। हाँ, कि जब कोई भी, हम आपको पता है कि कोई भी टेम्परेचर को क्या करते हैं, कम करते हैं, तो उस स्थिति में पदार्थ के जो कण होते हैं ना, उनका क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। ठीक है। तापमान क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोस्तों लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी को उबालने के लिए हमें कितने लेटेंट हीट की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों किस में पूछ रहा है, केजी। ठीक है, देखो सबकी वैल्यू क्या है दोस्तों, आपकी केजी में है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2257 किलो जूल केजी आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है, पानी को बॉईल करने के लिए आवश्यकता होती है। इतनी एनर्जी आपको चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है दोस्तों, आपकी 335 किलो जूल केजी क्या होती है, आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम मेटेरियल कैन डायरेक्टली गो फ्रॉम सॉलिड टू गैस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड। दोस्तों ये कोई भी सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड है। इस सॉलिड को हम लिक्विड में बदले बिना, किसमें, लिक्विड में बदले बिना डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर दें, वेपर में कन्वर्ट कर दें। हाँ, वेपर में कन्वर्ट कर दे, वेपर के मत कन्वर्ट या गैस में कन्वर्ट कर दें, तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, सब्लिमेशन कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, सब्लिमेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। द टेम्परेचर बिलो विच द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस कैन नॉट बी फॉल। मतलब कोई भी जो आपके पदार्थ होते हैं, या कोई भी पदार्थ का या कोई भी उसका निम्नतम तापमान जहां पे क्या हो जाते हैं, वो सब रुक जाते हैं, उसके ऊपर नहीं जाते हैं। उस स्थिति को हम क्या कहते हैं दोस्तों, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज इन केल्विन। काफी इंपॉर्टेंट है, केल्विन। ठीक है, क्या -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्या माइनस का 460 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, क्या नॉन ऑफ दी अबव होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है दोस्तों आपका
273 डिग्री सेंटीग्रेड तो सेंटीग्रेड में होता है, तो नोन ऑफ दी अबव इसमें राइट आंसर आएगा, क्योंकि केल्विन की दोस्तों इसमें वैल्यू नहीं दे रखी है। ठीक है, क्योंकि सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज इन रैंकाइन। दोस्तों एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर रैंकाइन, रैंकाइन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? फ़ारेनहाइट भी कहते हैं। तो फ़ारेनहाइट क्या होता है दोस्तों? आपका माइनस का 460 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। दोस्तों जो वायुमंडलीय दाब पर पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है आपका? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 32 डिग्री नहीं होगा, 4 नहीं होगा, नहीं होगा दोस्तों। 4 डिग्री पे हम क्या करते हैं? दूध को स्टोर करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 100 डिग्री पे क्या होता है? बॉईल हो जाता है वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ए एटमोस्फेरिक प्रेशर। दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है पानी का? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 73, आर स्टेट ऑफ मैटर। दोस्तों जो भी आपके पदार्थ होते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है? पदार्थ क्या होती है दोस्तों? पदार्थ की स्थिति होती है वो हमेशा ठोस, द्रव, गैस में उपलब्ध होते हैं। तो तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे? सही हो जाएंगे, अर्थात हमारा डी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठोस, द्रव, गैस में हमारे क्या होते हैं? पदार्थ की स्थिति होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंक्रीज इन सेंसिबल हीट। दोस्तों सेंसिबल हीट होती है किससे मापते हैं? थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर के माध्यम से मापते हैं। जब थर्मोमीटर के माध्यम से मापते हैं, क्या हाई टेम्परेचर रीडिंग बताएगा, लोअर टेम्परेचर रीडिंग बताएगा, नो चेंज ऑफ द थर्मोमीटर रीडिंग बताएगा। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो थर्मामीटर होते हैं जब तापमान बढ़ेगा तो हाई थर्मामीटर की रीडिंग बताएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ हीट। दोस्तों ऐसा यूनिट क्या होती है? हमारी जूल होती है। बिना आंख बंद करके आपको क्या करना है? जूल के ऊपर क्लिक करना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका जूल हो जाएगा। 76 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रोट सॉलिड टेक प्लेस बाई। दोस्तों जो भी सॉलिड होते हैं, सॉलिड में कौन सी हीट ट्रांसफर की विधि होती है? आप सभी को पता है हीट ट्रांसफर की विधियां आपको मैंने बता रखी है। ठोस पदार्थों के अंदर उष्मा का प्रवाह किसके माध्यम से होता है? तो कंडक्शन विधि के माध्यम से क्या होता है? उष्मा का प्रवाह होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड डिपेंडेंट अपॉन। दोस्तों जो भी बॉइलिंग पॉइंट होते हैं लिक्विड, ए प्रेशर एक्टिंग ऑन इट्स सरफेस, द टेम्परेचर ऑफ एक्टिंग इन द सरफेस बोथ ए एंड बी। दोस्तों जो भी हमारे लिक्विड होते हैं, ये ध्यान रखने की बात है, कभी भी प्रेशर, टेम्परेचर और ऑप्शन सी तीनों लग के घबराना नहीं है। कि जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं लिक्विड, जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है किस पे डिपेंड करता है दोस्तों? हमारे प्रेशर पे डिपेंड करता है। किस पे? प्रेशर। प्रेशर को कम करके हम उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या कर सकते हैं दोस्तों? घटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 77 में क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड चेंज इनटू द लिक्विड इज कॉल्ड। दोस्तों द टेम्परेचर विच द सॉलिड चेंज इनटू द लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड बनाना है दोस्तों। क्या करना है? सॉलिड से लिक्विड बनाना है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द टेम्परेचर ऑफ विच द लिक्विड चेंज इनटू वेपर। दोस्तों लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना है? वेपर में। क्या फ्रीजिंग होगा? नहीं होगा। फ्रीजिंग क्या होता है दोस्तों? लिक्विड से सॉलिड बनाना। बॉइलिंग क्या होता है? लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना। मेल्टिंग क्या होता है? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना। नॉन ऑफ दी अबव आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो लिक्विड में लिक्विड चेंज टू वेपर, तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड इज कोल्ड। दोस्तों लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? फ्रीजिंग की क्रिया करते हैं। और ये फ्रीजिंग की क्रिया काफी इंपॉर्टेंट है, तभी देखो मनुष्य जीवन मतलब आरामदायक रहता है दोस्तों।
अब बात आती है कि मनुष्य जीवन का फ्रीजिंग से क्या संबंध है। तो दोस्तों आइसक्रीम जब तक जमेगी नहीं तब तक कैसे नहीं खाओगे, ठीक है। तो हर चीज देखना होता है। वो डेवलप्ड बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। मैं कहता हूं जितने आप क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में क्या गए हैं दोस्तों, पूछे गए हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए, क्या दोस्तों, आप सभी को पता होने चाहिए कि जो भी आपके थर्मोडायनेमिक्स होते हैं ये क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन सी क्रिया होती है, ये सभी प्रकार की चीजें आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो बात करते हैं, क्या कार्नोट, क्या चार्ल्स, क्या इंस्टीन या रुडोल्फ सेल्सियस क्या होते हैं दोस्तों। आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या होता है, डेवलपर, अर्थात क्या होता है दोस्तों, ज्ञाता होता है। ज्ञाता कौन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, रुडोल्फ सेल्सियस क्या होता है आपका ज्ञाता होता है दोस्तों। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मा गति का प्रथम नियम किसके अकॉर्डिंग है। मास एंड एनर्जी आर म्यूटली कन्वर्टेबल, कार्नोट इंजन नॉट इफिशिएंट, हीट एंड वर्क आर म्यूटली कन्वर्टेबल, हीट फ्लो फ्रॉम द हॉट सब्सटेंस टू कोल्ड सरफेस, ठीक है। तो दोस्तों जो भी हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है, हीट एंड वर्क आर म्यूटली कन्वर्टेबल, क्या कर सकते हैं हम, ऊष्मा को किस में परिवर्तित कर सकते हैं, कार्य में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 83। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंस, दोस्तों जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है वो किसको प्रकट करता है दोस्तों, आपके इंटरनल एनर्जी को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है दोस्तों, इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करता है। तो राइट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों जो भी इस सेशन को देख रहे हैं एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, साथ में देखो जब मैं क्वेश्चन बोलूं ना तब तक आपके क्या जाना चाहिए, उसका आंसर निकल के आ जाना चाहिए। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज लॉ ऑफ, दोस्तों जो आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होते हैं वो उनका लॉ क्या कहता है कि कन्वर्सेशन ऑफ द मास, कन्वर्सेशन ऑफ द एनर्जी, कन्वर्सेशन ऑफ द हीट, कन्वर्सेशन ऑफ द टेम्परेचर। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है ये हमें क्या क्या करना, किस में कन्वर्ट करना होता है, ऊर्जा में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंड, दोस्तों जो थर्मोडायनेमिक्स का द्वितीय नियम है किसको डिफाइन करता है, क्या इंट्रोफी को दर्शाता है, क्या इंथैल्पी को दर्शाता है, क्या हीट को प्रकट करता है, क्या डी अर्थात कार्य को प्रकट करता है। तो उष्मा गति का द्वितीय नियम आप किसको बताता है दोस्तों, इंट्रोपी को प्रकट करता है। तो डिफाइन किसको करता है दोस्तों, आपके इंट्रोफी को डिफाइन करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बात आती है इंट्रोफी क्या होती है, तो अणुओं की अनियमितता को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इंट्रोफी कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ ऑफ द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। जो उष्मा का स्थानांतरण उष्मा गति के द्वितीय नियम के अनुसार किया जाता है। तो अब देखो ऑप्शन में द्वितीय नियम कौन सा है हमारा, सी ऑप्शन आ रहा है दोस्तों। क्या आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। तो ऑप्शन ऊपर नीचे है, कभी भी ऑप्शन की तरफ जाना नहीं है। आंसर क्या है वो आपको दोस्तों पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम द वन फ्रॉम टू अदर, दोस्तों कभी भी ऊर्जा को क्या नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉयड अर्थात खत्म नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये जो तर्क है ये कौन से थर्मोडायनेमिक्स के नियम के अंतर्गत आता है, क्या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, क्या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, क्या बेसिक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो दोस्तों ये जो नियम आता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत आता है कि कोई भी जो उष्मा होती है ना उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, कभी भी इसको हम नष्ट नहीं कर सकते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए हीट पंप इज बेस्ड ऑन, दोस्तों जो आपके हीट पंप होते हैं वो उष्मा गति थर्मोडायनेमिक्स के किस
सिद्धांत पे कार्य करते हैं हीट पंप? क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांत पे कार्य करते हैं? क्या सेकंड लॉ ऑफ हीट सिद्धांत के करते हैं? क्या थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांत पे कार्य करते हैं? क्या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिद्धांत के कार्य करते हैं? तो दोस्तों आप सबको पता है कि जो भी आपके हीट पंप होते हैं इनका संबंध हमारे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से होता है, और इसी का संबंध हमारे किससे से होता है दोस्तों? वीसीआर का भी किससे संबंध होगा? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 89। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? वर्क डन बाय ए सिस्टम टू हीट ट्रांसफर बाय द सिस्टम। ऑप्शन बी है दोस्तों, हाँ, ऑप्शन बी है टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम ड्यूरिंग ए प्रोसेस रिमेन्स क्या होती है दोस्तों? कांस्टेंट होती है। ऑप्शन सी है इंटरनल एनर्जी एंड द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ड्यूरिंग ए प्रोसेस रिमेन्स क्या होती है दोस्तों? कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट बात करें, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। दोस्तों जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट नियम ये कहता है कि टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम की क्या रहेगी? रिमेन्स कांस्टेंट, अर्थात हमेशा क्या रहेगी दोस्तों? नियत रहेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज लॉ ऑफ। दोस्तों द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज लॉ ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो है वो किसे दर्शाता है? कंजर्वेशन ऑफ द मास, डिग्रेडेशन ऑफ द एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ द हीट, डिग्रेडेशन ऑफ द टेम्परेचर। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो भी आपके द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का जो लॉ है, केल्विन प्लास का जो नियम है, वो डिग्रेडेशन ऑफ द एनर्जी को दर्शाता है। तो आपका बी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है दोस्तों, क्या डील्स विद कन्वर्जन ऑफ द द्रव्यमान और एनर्जी, उस ऊर्जा का आदान प्रदान करता है। क्या डील्स विद द रिवर्सिबिलिटी एंड द इनवर्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। क्या स्टेट दैट इफ टू सिस्टम आर बोथ इन इक्विलिब्रियम विथ ए थर्ड सिस्टम आर बी इक्विलिब्रियम इन द ईच अदर। बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखो जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है दोस्तों, जब कोई एक वस्तु, ये क्या है? एक वस्तु है, ये क्या है? दो वस्तु है, ये क्या है दोस्तों? तीन वस्तु है। जब आपस में संपर्क में आती है तो तीनों का तापमान क्या हो जाता है दोस्तों? सेम हो जाता है। क्या हो जाता है? तीनों का तापमान क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। यही हमारा जीरोथ लॉ ऑफ सिस्टम कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92। ए एयर कंडीशनर इज बेस्ड ऑन। दोस्तों जो आपके एयर कंडीशनर होते हैं वो किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिद्धांत पे कार्य करते हैं? क्या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिद्धांत पे कार्य करते हैं? क्या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिद्धांत पे कार्य करते हैं? क्या सेकंड लॉ ऑफ थर्मो डायनेमिक सिद्धांत पर कार्य करते हैं? क्या थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोस्टेटिक सिद्धांत पर कार्य करते हैं? मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो भी आपके एयर कंडीशनर होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं? एयर कंडीशनर होते हैं, वो हमारे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक सिद्धांत के ऊपर कार्य करते हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अनेबल टू डिटरमाइन द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, डज नॉट हैव द प्रोडिक्ट एंड द वेदर द सिस्टम will or not undergo a change, provide the relationship between the heat work and the internal energy, all of the above। दोस्तों जो भी आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या करते हैं? इस प्रकार के तीनों को क्या करता है दोस्तों? डिफाइन करता है कि जो भी रिलेशनशिप है आपके उष्मा, कार्य और इंटरनल एनर्जी में क्या होता है दोस्तों? प्रोवाइड कर बताता है। डज नॉट हेल्प टू प्रोड्यूस द वेदर ऑफ द सिस्टम एंड विल नॉट बी अंडरगो चेंज, की जब कोई भी हम चेंज नहीं कर सकते। और एनेबल्स टू डिटरमाइन द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, कि जो भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है उसको हम डिटरमाइन करके चेंज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केल्विन प्लांक लॉ ऑफ डिटेल्स विथ कन्वर्सेशन ऑफ हीट, कन्वर्सेशन ऑफ वर्क, कन्वर्वेक्शन ऑफ द हीट इनटू वर्क, कंजर्वेशन ऑफ द मास। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आपके
केल्विन प्लांक्स का लॉ है वो यही बताता है कि कन्वर्स ऑफ द हीट इनटू द वर्क में क्या कर सकते हैं, कन्वर्टिबल कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95। अकॉर्डिंग टू सेल्सियस स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट कैन नॉट बी, किसका, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछ रहा है दोस्तों। अब आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक्स का ये सिस्टम है सेकंड लॉ का कि हम उष्मा का स्थानांतरण, क्या दोस्तों, हीट का जो स्थानांतरण है ना, हम एक लो टेम्परेचर से, किससे, लो टेम्परेचर से पकड़ के इसको हाई टेम्परेचर में भेजने के लिए जब तक बीच के अंदर कोई यूनिट नहीं लगाएंगे जब तक हम उसका स्थानांतरण नहीं कर सकते। तो ऑप्शन देखो, heat cannot be transferred from the low temperature source to high temperature source if COP of the process more, ये नहीं होगा। heat cannot be transferred to the low temperature source to high temperature source without the add external एनर्जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा कि आप उसे जब तक एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दोगे लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर हीट को क्या नहीं कर सकते, हम ट्रांसफर नहीं कर सकते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज, दोस्तों रेफ्रिजरेशन की इकाई क्या होती है, केजी, पाउंड, टन, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका टन, और दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज डिफाइन द अमाउंट ऑफ, दोस्तों 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है और आप सभी को पता है कि देखो 1 टन एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस द इक्विवेलेंट ऑफ द मेल्टिंग ऑफ 2000 पाउंड, क्या है उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड में हम कन्वर्ट कर दें 24 घंटे के अंतराल पे। बी ऑप्शन है कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इक्विवेलेंट ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द 1000 पाउंड की आइस को हम 0 डिग्री टेम्परेचर में क्या करते हैं दोस्तों, वही सेम कर दे। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस द इक्विवेलेंट टू द मेल्टिंग ऑफ द 2200 एलबीपीएस पाउंड 0 डिग्री टेम्परेचर, दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए 1 टन में क्या होता है आपका, 1 टन बराबर 2200 पाउंड होता है, ठीक है, 2200 समथिंग पाउंड होता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे दोस्तों जो एग्जाम में क्या करता है 1000 केजी करके क्या कर देता है, बर्फ दे देता है, पानी दे देता है, उसको कन्वर्ट करवा लेता है, ठीक है। तो जो भी हमारी 1 टन बर्फ 24 घंटे के अंतराल पर मेल्ट होगी उससे जो भी हमारा कूलिंग इफेक्ट उत्पन्न होगा वो क्या होगा, हमारा 1 टन होगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करें दोस्तों 1 टन रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू, 1 टन रेफ्रिजरेशन हमारे 50 किलो कैलोरी मिनट के बराबर होता है दोस्तों। 1 टन रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 72,000 किलो कैलोरी, 36,000 किलो कैलोरी हावर एंड 28,800 किलो कैलोरी हावर, 14,400 किलो कैलोरी हावर। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो भी आपके 3,000, हाँ, जो भी आपके देखो 1 टन रेफ्रिजरेशन की किलो कैलोरी में कितनी होती है, 3,000, वैसे 3,024 होती है, कितनी, ये हावर होती है। अब इस हावर को हम क्या करेंगे, पहले 12 से गुणा करेंगे, फिर 12 से गुणा करेंगे, बाद में वैल्यू क्या क्या आएगी दोस्तों, आपकी यही आएगी। तो ऐसा कोई वो नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इन ऐसा यूनिट 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू, दोस्तों 1 टन इज रेफ्रिजरेशन इक्वल टू कितना होता है, 210 किलो जूल पर मिनट होता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे क्योंकि लाइट जा चुकी है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपको जल्दी अपलोड करवा दूंगा यूट्यूब पे। और जो भी सेशन को देख रहे हैं एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, कंप्लीट अच्छे से आप पढ़िए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी दोस्तों। और दोस्तों ट्रेड एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो भी आपकी क्लास है इस क्लास के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वो लिंक दोस्तों आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी हमारे ट्रेड एजुकेशनल एप्लीकेशन से कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो वो हमें कोर्स भी परचेज कर सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के सेशन में, जब तक के लिए थैंक यू।